अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना बदरुद्दीन अजमल को भेजे गए नोटिस ने देश भर के मुसलमानों को हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। आसाम से लेकर गुजरात तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक मुसलमान की ज़ुबान पर यही सवाल है, क्या ये सही वक्त था मौलाना बदरुद्दीन अजमल को जमीयत उलमा हिंद की तरफ से नोटिस भेजने का? क्या ये मुनासिब वक्त है मौलाना महमूद मदनी के लिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल को सियासी तौर पर कमज़ोर करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, या उनके वोट बैंक को ख़राब करने के लिए? अगर मौलाना महमूद मदनी को ये पसंद नहीं था कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल के स्टेज पर असदुद्दीन ओवैसी आए, दोनों ने एक साथ खिताब किया, दोनों ने एक साथ चुनाव प्रचार प्रसार किया, मौलाना बदरुद्दीन अजमल का जो इलाका था वहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गए, हेलीकॉप्टर से दौरा किया, लाखों लोगों ने उनकी रैलियों को ज्वाइन किया, अगर ये पूरा सीन या मंजरनामा मौलाना महमूद मदनी को पसंद नहीं आया, जमीयत उलमा हिंद के उसूल के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है, और मौलाना महमूद मदनी मौलाना बदरुद्दीन अजमल को आगाह करना चाह रहे थे, उनको बताना चाह रहे थे कि आपने गलत फ़ैसला क्या है, आपने सही काम नहीं किया है, ओवैसी को आसाम में आने से आपको रोकना था, आपने क्यों उनको आसाम में आने दिया? तो एक हफ़्ते के बाद भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल को जमीयत उलमा हिंद की तरफ से नोटिस भेजा जा सकता था, उनसे फ़ोन पर भी इस मसले पर बातचीत की जा सकती थी, लेकिन सीधे सीधे मौलाना महमूद मदनी ने मीडिया का सहारा लिया, प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को नोटिस भेजे बगैर ही। जो ख़बर आप तक पहुँची, हम तक पहुँची, मैंने बाज़ाब्ता आपको लेटर पैड दिखाया जमीयत उलमा हिंद का कि 2 दिन पहले जमीयत उलमा हिंद के मरकज़ी दफ्तर से मौलाना बदरुद्दीन अजमल के हवाले से ख़बर सामने आती है। उसमें बताया गया कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने एक फ़िरका परस्त पार्टी के साथ अलायंस कर लिया है और ये जमीयत के उसूल के ख़िलाफ़, इसलिए जमीयत ने उनको नोटिस भेजा है और 24 घंटे में तहरीरी जवाब मांगा है। अब ये लेटर हेड, ये ख़बर मीडिया को जारी किया गया, उर्दू अखबारात को या मेन स्ट्रीम मीडिया को भेजा गया, मिलत टाइम्स के दफ्तर को भी ये ख़बर आती है। लेकिन कोई भी ख़बर जब किसी बारे में छपती है, किसी इशू पर कोई प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है, तो पहले उस ख़बर के बैकग्राउंड में कुछ होता है। यानी अगर आप पहले मौलाना बदरुद्दीन अजमल को नोटिस इशू कर रहे हैं तो पहले आप उनको नोटिस इशू करेंगे, उसके बाद मीडिया में आप ख़बर जारी करेंगे। लेकिन जो ख़बर सामने आई है, मैंने जो बातचीत की है, तो पता है चला कि असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल को या असम की जो जमीयत उलमा हिंद है उसको कोई नोटिस इशू नहीं किया गया है, वहाँ कोई ख़त इरसाल नहीं किया गया है, उनके मेल पर कुछ भी नहीं पहुँचा है। यानी मीडिया में दावा तो कर दिया गया कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल को नोटिस भेजा गया है, लेकिन वहाँ पर्सनली उनको कोई नोटिस नहीं भेजा गया, उनसे कोई बातचीत नहीं की गई, उनसे कोई राब्ता नहीं किया गया, उनके लोगों से भी राब्ता नहीं किया गया, और सीधे मीडिया में प्रेस रिलीज़ जारी कर दी गई कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल को 24 घंटे की नोटिस भेजी गई है। अब 24 घंटे क्या, 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को पता ही नहीं चला कि उनको कोई नोटिस आया है। उनको पता चलता है मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए कि इस तरह ख़बरें चल रही है कि हमें नोटिस भेजा गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह कभी इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगता है, कभी पुलिस अफसरान पर इल्ज़ाम लगता है और कहा जाता है कि आपको नोटिस भेजा गया है, अगले 24 घंटे में आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और ये ख़बर मीडिया के ज़रिए सामने आती है। डायरेक्ट कोई नोटिस इशू ही नहीं किया जाता, कभी गिरफ्तारी का वारंट नहीं आता। और ठीक यहाँ पर जमीयत उलमा हिंद ने भी क्या, मीडिया के नाम प्रेस रिलीज़ तो जारी कर दिया, लेकिन डायरेक्ट मौलाना बदरुद्दीन अजमल को नोटिस इशू नहीं किया गया। अब यहाँ पर सबसे अहम तरीन सवाल जो आपके जहन में गर्दिश कर रहा होगा कि मौलाना महमूद मदनी के इस नोटिस का मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर असम में कितना असर पड़ेगा? क्या मौलाना महमूद मदनी के कहने पर उनको वोट नहीं मिलेगा, उनके उम्मीदवार हार जाएंगे? क्या मौलाना बदरुद्दीन अजमल अपनी सीट भी निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? आसाम में चल क्या रहा है, तो उसको ज़रा तफसील से जान लीजिए। और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिलत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ जाइए, मिलत टाइम्स की मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आसाम के लोगों से मैंने बातचीत की है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल के लोगों से
بات چیت کی ہے میں نے, جو کانگریس کے لوگ ہیں ان سے میں نے بات چیت کی ہے, اور ان سب کا کہنا ہے کہ جمعیت علماء ہند کا, مولانا محمود مدنی کا آسام میں ضرور اثر و رسوخ ہے. اسم کے جو مسلمان ہیں, خاص طور پر دھبری کے مسلمان ہو یا بارپیٹا کے مسلمان ہو, وہاں جو دینی طبقہ ہے, جو مدرسے سے جڑا ہوا طبقہ ہے, جو مسجدوں سے جڑا ہوا طبقہ ہے, وہ جمعیت علماء ہند پر یقین رکھتا ہے. وہ جمعیت علماء ہند کو اپنی مذہبی تنظیم ضرور مانتا ہے, لیکن پولیٹیکل معاملوں میں, سیاسی معاملوں میں یہ لوگ جمعیت کی بات پر کبھی بھی یقین نہیں کرتے ہیں, اور اس کا عملی ثبوت بھی ہے. جیسے سال 2009 میں مولانا محمود مدنی آسام جاتے ہیں اور سماج وادی پارٹی کے ٹکٹ پر بارپیٹا لوک سبھا سیٹ سے چناؤ لڑتے ہیں, اور اسم کے مسلمانوں نے مولانا محمود مدنی کو ووٹ نہیں کیا. ان کی ضمانت تک ضبط ہو جاتی ہے, وہ ایم پی نہیں بن پاتے ہیں. بعد میں اسم کے مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو پیر ضرور مانا ہے, لیکن سیاسی طور پر ہم آپ کو اپنا لیڈر نہیں مانتے. خود مولانا بدر الدین اجمل کے خلاف مولانا ارشد مدنی نے کئی مرتبہ بیان دیا. 2011 سے کنٹینیو مولانا ارشد مدنی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے, اور اس ویڈیو کو ہر چناؤ میں وائرل کیا جاتا ہے کانگریس کی طرف سے. اس کے باوجود مولانا بدر الدین اجمل پر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. 2009 میں مولانا بدر الدین اجمل ایم پی بنتے ہیں, 14 میں ان کی پارٹی سے 3 لوگ ایم پی بنتے ہیں, 2019 میں وہ ایم پی بنتے ہیں. ہر ایک ودھان سبھا چناؤ میں بھی ان کی پارٹی کے 15-16 ایم ایل ایز جیت جاتے ہیں. آپ مولانا ارشد مدنی کی اس پرانی ویڈیو کلپ کو سنیے. جس کا پارٹی ہے ALDF, آپ نے ہی اسے لوگوں کے بیچ میں لے کے گئے تھے. ابھی جو بدر الدین اجمل کا جو پولیٹیکل سچویشن, یہ سب چیزیں تقسیم کرنے والی ہیں. بی جے پی کی پالیسی کے مطابق اجمل بات کرتے ہیں, اور اس کا 100% پورا فائدہ بی جے پی اٹھاتی ہے. مسلمان کو الگ کرتے ہیں, ہندوؤں کو الگ کرتے ہیں. اس لیے ہم اس کے مخالف ہیں. ہم نے ان کو سمجھایا تھا, وہ ہماری جمعیت علماء کے صدر تھے. جب وہ نہیں مانے تو ہم نے انہیں الگ کر دیا. اب وہ کھل کر کے اپنی پارٹی کی بنیاد کے اوپر ہندو مسلمان کو تفریق میں ڈال کر کے 100% میں کہتا ہوں کہ وہ بی جے پی کو چیف منسٹر کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم اس کے مخالف ہیں. جمعیت علماء یہ کام نہیں کرتی ہے. جمعیت علماء کہتی ہے کہ ہندو مسلم کو متحد ہو کر کے ایسے لوگوں کو میدان میں دے کر آنا چاہیے اپنی اسمبلی کے اندر جو ہندو مسلم پیار و محبت کی بات کرتے ہیں. جو لوگ نفرت سکھلاتے ہیں وہ ملک کے بھی دشمن ہیں اور آسام کے بھی دشمن ہیں. ہم اس کی بہت کھلی ہوئی ہماری تو پالیسی ہے. ہم اس کی تائید نہیں کرتے. ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ بی جے پی کا ہاتھ ہے, اور بی جے پی ہی وہ طاقت ہوتا ہے. لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ بی جے پی کا ہمنت بشوا شرما بھی الیکشن کیمپیننگ کر دیا ہے. دیکھیے آپ جو کام کر رہے ہیں, وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ تمام کے تمام ہندو مسلم کی بات ہے. وہ کہیں ایسی جگہ جہاں مسلمان کے سوا ہندو کا ووٹ بدر الدین اجمل کو مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. تو کام ہی یہ کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے جتنی سیٹیں مسلمانوں کی ہیں ان کو الگ کر لیتے ہیں, اور بی جے پی کی ہندو کی بنیاد کے اوپر جیت جاتی ہے. اور جو کانگریس جو ہندو مسلم پیار و محبت کی بات کرے گی اس کو نکال کر کے باہر کر دیتے ہیں. ملک کو نقصان اسی سے پہنچ رہا ہے, اور یہ کام بدر الدین اجمل آسام کے اندر کر رہے ہیں. ہم اس کے مخالف ہیں. ہم نے ان کو نکالا پہلے بھی جمعیت علماء سے, ہمیں آج بھی موقع مل جائے گا تو ہم نے نکال کے باہر کر دیں گے. تو بدر الدین اجمل آسام میں جو آپ کا کمیونٹی وائز پولیٹکس ہو رہا ہے وہ صرف بدر الدین اجمل ہی کر رہا ہے؟ بدر الدین اجمل کر رہا ہے. یہ ہندو اور مسلمان کی تفریق کے آپ دیکھیے کہ جتنے ممبر ان کے ہیں اس وقت تک تھے پچھلے الیکشن کے اندر سب مسلمان تھے, اور اس کے بعد اس سے پہلے وہ مسلمان تھے. آج بھی جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ صرف مسلمان کو, اور یہ طے ہے کہ مسلمان آسام کے اندر گورنمنٹ نہیں بنا سکتا. اتنا ہے ہی نہیں مسلمان, تو ہندو مسلمان مل کر کے کیوں نہیں فرقہ پرستی کے خلاف لڑتا ہے, تبھی جیت سکتے ہیں, ورنہ نہیں جیتیں گے. ہم نے اسی لیے بدر الدین اجمل کو جمعیت علماء سے نکالا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جمعیت علماء میں رہیں گے, جمعیت علماء کو اور ملک کو نقصان اٹھا دیتے رہیں گے,
फ़ायदा नहीं देंगे। ये मौलाना अरशद मदनी की एक पुरानी क्लिप है और तरुण गोगोई के ज़माने में ही उन्होंने कांग्रेस के सपोर्ट में मौलाना बदरुद्दीन अजमल के ख़िलाफ़ ये वीडियो जारी किया था। इसके बावजूद असम के मुसलमानों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल को वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको अपना लीडर मानते हैं। क्योंकि जिस तरह कांग्रेस ने लोअर आसाम और मिडिल आसाम के मुसलमानों को सताया है, उन पर जुल्म किया है, उनके ख़िलाफ़ पॉलिसी बनाई गई, वो वहाँ के मुसलमानों को याद है। एजुकेशन के मैदान में कांग्रेस ने सरकार रहते हुए काम नहीं किया, मुसलमानों के इलाक़ों में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, मुसलमानों को बिल्कुल जंगल में रहने पर मजबूर कर दिया गया। और अब जब हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है, बीजेपी 2 मरतबा से हुकूमत में है, इस दौरान भी कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। मुसलमानों के मुद्दों पर कांग्रेस हमेशा चुप रही। उसका नतीजा यह है कि जब वहाँ सैलाब आता है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल रिलीफ वर्क करते हैं, सामान पहुँचाते हैं, उनके बच्चों के लिए वो स्कूल कॉलेजेस खोल कर देते हैं। अजमल सुपर 40 में 10,000 आसामी बच्चे नीट और JEE की तैयारी करते हैं, ज़्यादातर को फ्री में कोचिंग दी जाती है और उन इलाक़ों में अब लड़के लड़कियां डॉक्टर बन रहे हैं जिन इलाक़ों में कभी कोई छोटा सा भी मेडिकल सेंटर नहीं था, कोई क्लिनिक नहीं थी। तो ये रिवोल्यूशन आया है आसाम में। आसाम के हज़ारों लोगों को उन्होंने जॉब दे रखा है, जिसकी वजह से आसाम के लोग मौलाना बदरुद्दीन अजमल को अपना पॉलिटिकल लीडर मानते हैं, उन पर यकीन करते हैं और जितना चाहे उनके ख़िलाफ़ बोला जाए, फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने बातचीत की है, मैंने असम के बहुत सारे जर्नलिस्ट से, एक्टिविस्ट से या सोशल वर्कर से बातचीत की है जो धुबरी से ताल्लुक़ रखते हैं या बारपेटा से ताल्लुक़ रखते हैं, करीमगंज के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन सब लोगों का बैक ज़ुबान होकर यही कहना है कि सियासी मामलों में जमीयत की अपील की कभी यहाँ कोई हैसियत नहीं रही है। सिर्फ पहली मरतबा ये नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले जब 2021 का असम का असम्बली इलेक्शन था, उससे पहले 2016 का असम्बली इलेक्शन था, उस वक्त भी जमीयत उलमा हिंद की जो मरकज़ी टीम है, जो दिल्ली की टीम है, उसकी तरफ से कांग्रेस को ही सपोर्ट किया गया था। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया था। हर चुनाव में मौलाना अरशद मदनी की इसी पुरानी क्लिप को वायरल किया जाता है। इसके बावजूद यहाँ के लोग जो AIUDF की सियासत पर यकीन रखते हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को अपना रहनुमा मानते हैं, उनको वोट करते हैं और उन पर असर पड़ने वाला नहीं है। अब अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उन लोगों ने जो मज़ीद बातें बताई है वो ये कि असम का 3 इलाका है। एक लोअर आसाम है जिसमें धुबरी और बारपेटा का इलाका है, दूसरा मिडिल आसाम है जिसमें करीमगंज वगैरह का इलाका है, और तीसरा अपर आसाम है। अब जो अपर आसाम है, हेमंता बिस्वा शर्मा का जहाँ गढ़ है, जिस इलाका में डिब्रूगढ़ आता है, वहाँ विधानसभा की 46 सीटें हैं और 46 सीटों में से पिछले 2 चुनाव में लगातार 40 से ज़्यादा पर बीजेपी जीतती रही है। अब इस मरतबा वहाँ कांग्रेस अगर 20 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल कर लेती है तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है, अगर नहीं तो फिर कोई और ऑप्शन कांग्रेस के पास नहीं है। लोअर आसाम में जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल का गढ़ है, वहाँ 70 से 80% मुसलमानों की आबादी है और इसी इलाके में कांग्रेस मेहनत करती है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का ये पुराना गढ़ है और यहाँ के लोग कांग्रेस की जगह मौलाना बदरुद्दीन अजमल को वोट करते हैं। अब मौलाना महमूद मदनी की जो टीम है या मौलाना अरशद मदनी की जो टीम है, वो इन इलाकों में ये चाह रही है, उनके जहन में चल रहा है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल का उम्मीदवार यहाँ पर ना जीते, बीजेपी का जीत जाए, वो उनको मंजूर है, लेकिन मौलाना अजमल का उम्मीदवार वहाँ पर ना जीते। इस तरह वहाँ पर प्लानिंग हो रही है, तैयारी हो रही है, क्योंकि वहाँ पर या तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल मजबूत है या फिर बीजेपी का चांस बन सकता है। कांग्रेस के लिए इन इलाकों में कोई स्पेस नहीं है। अब मौलाना अरशद मदनी की जो जमीयत है या मौलाना महमूद मदनी की जो जमीयत है, ये असम में कोशिश कर रही है बीजेपी के उन उम्मीदवारों को जिताने की जो UDF के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पहले से पता है कि कांग्रेस के लिए यहाँ पर कोई चांस नहीं है। अब बैकअप प्लान इन लोगों के जहनों में ये चल रहा है कि अगर इस मरतबा UDF की जगह बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हो जाती है, बीजेपी का MLAs मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका में बन जाता है, तो अगली मरतबा यहाँ के मुसलमानों को हम आसानी से कह पाएंगे कि बदरुद्दीन अजमल की वजह से, AIUDF की वजह से यहाँ बीजेपी की जीत हुई है, बीजेपी का MLA बना है, बीजेपी के MLA ने तुम पर इतना जुल्म और अत्याचार किया है, इसलिए अब कांग्रेस को वोट करो वरना फिर तुम्हारा वोट तकसीम हो जाएगा। ये बैकग्राउंड की प्लानिंग है और इस तरह वहाँ के जर्नलिस्ट बता रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट और टीचर्स बता रहे हैं कि ये चल रहा है जमीयत के जहन दिमाग में, जमीयत के लोगों में।
दूसरी तरफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल असम में कुल 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और ज़्यादातर जो उनके उम्मीदवार हैं लोअर आसाम में और करीमगंज के इलाके में, जो मिडिल आसाम का इलाका कहलाता है, और ये मौलाना का पुराना इलाका है, पुराना गढ़ है। और 28 में से उम्मीद यही है कि 21 से 22 सीटों पर उनको जीत मिल जाएगी। कांग्रेस का पूरा फोकस भी इन्हीं इलाकों पर रहता है, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में। हालांकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ये भी कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कांग्रेस सरकार बनाए, अगर ज़रूरत पड़ेगी कांग्रेस को हमारा समर्थन लेने की तो हम कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को हम कभी सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि इक़्तिदार में मुसलमानों की हिस्सेदारी रहे, मुसलमानों की शराकत दारी रहे, और कांग्रेस ऐसा नहीं होने देती है। पिछले 15 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से असम के मुसलमानों ने AIUDF को एक ऑप्शन के तौर पर, एक अल्टरनेटिव के तौर पर चुना ताकि उनकी असम्बली में आवाज़ उठे। अगर आप असम असम्बली का जायज़ा लेंगे, वहाँ की रिकॉर्ड को उठाकर देखेंगे तो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के जो MLAs हैं, खा वो हाफिज़ रफ़ीक़ुल इस्लाम हो या हसन हो या नज़रुल इस्लाम साहब हो, इस तरह के जितने उनके MLAs हैं वो सब लगातार बोलते हैं, असम्बली के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। कांग्रेस के MLAs मुसलमानों के मुद्दे पर उमूमन नहीं बोल पाते, बल्कि कई मरतबा कांग्रेस के MLAs ने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 65 सीटों पर जीत हासिल करना ज़रूरी है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो सर्वे सामने आ रहा है कि कांग्रेस अपर आसाम में सीट हासिल नहीं कर रही है, और जब अपर आसाम में कांग्रेस को सीट नहीं मिलेगी तो कांग्रेस के सरकार बनाने के चांसेस ज़्यादा नहीं हैं। तो ऐसे मौका पर कम से कम या UDF के अच्छे खास उम्मीदवार जीत जाए, इनकी आवाज़ उठे, इनके नुमाइंदे उनके लिए काम करते रहें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उधर बीजेपी और कांग्रेस में अब आसाम में लगातार लड़ाई शुरू हो गई है और कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। हेमंता बिस्वा शर्मा का जो असली चेहरा है उसको एक्सपोज उन्होंने कर दिया है। दरअसल पवन खेड़ा ने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा की बीवी के पास 3 देशों का पासपोर्ट है और उन 3 देशों में 2 मुस्लिम देश है जिसका पासपोर्ट हेमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ रखती है। अब यहाँ पर 2 क्राइम है। पहला मामला तो ये कि इंडिया में डबल शहरियत की इजाज़त नहीं है, तो अगर आप इंडियन शहरी हैं तो सिर्फ एक देश का ही पासपोर्ट रख सकते हैं, दूसरे देश का पासपोर्ट आप नहीं रख सकते हैं। तो इंडियन शहरी के पास इंडिया के अलावा किसी और देश का पासपोर्ट हो, ये शदीद जुर्म है, क्राइम है। अब दावा यह है कि हेमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ के पास 3 देशों का पासपोर्ट है। इंडिया का पासपोर्ट पहले से उनके पास ऑलरेडी होगा। अब उनमें 2 मुस्लिम देश, एक है यूनाइटेड अरब अमारात और दूसरा है इजिप्ट। आप सुनिए क्या कुछ पवन खेड़ा ने इंकशाफ किया है। मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो। उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? Is she a citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. One is the Golden Pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है कि हेमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। ही इज लाइक एन अडॉप्टेड सन ऑफ अमित शाह।
जय शाह से जितनी वो मोहब्बत करते हैं उसने थोड़ी सी कम हेमंता बिस्वा शर्मा से करते हैं। और क्या देश के गृह मंत्री को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी यानी कि उनकी दत्तक बहू 3 पासपोर्ट्स रखती है, इजिप्ट, आबू धाबी, एंटीगुआ बरबुदा। गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज फाइन, इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर हेमंता बिस्वा शर्मा क्वेश्चंस द नेशनलिज्म एंड द नेशनैलिटी ऑफ अदर्स। आपने सुना पवन खेड़ा को, बाज़ाब्ता उन्होंने सबूत पेश किया है, बाज़ाब्ता उन्होंने दलील दी है कि कैसे 3 पासपोर्ट्स है हेमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ के पास। अब जब यह खबर सामने आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है, तो हेमंता बिस्वा शर्मा बुखला गया है, उसका दिमाग काम नहीं करता और बुखलाहट का शिकार होकर कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए और पवन खेड़ा के लिए उसने जिस घटिया लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है वो मैं आपको बता नहीं सकता, आप सुन लीजिए। तो पवन खेड़ा एक गंदू आदमी है। तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। कांग्रेस बहुत तौलत। ये गाली पवन खेड़ा को, राहुल गांधी को हेमंता बिस्वा शर्मा ने दी है। पिछले दिनों भी राहुल गांधी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को जवाब दिया था, तो हेमंता बिस्वा शर्मा का जो जवाब था राहुल गांधी के लिए वो भी अनएक्सेप्टेबल था। अब ये बयानबाजी का सिलसिला जारी है और हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार नफरत फैलाकर, जहर अफशानी करके वो इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो एक पूरा सेक्शन है, ख़ासतौर पर कांग्रेस की जो मुस्लिम लीडरशिप है, कांग्रेस को मुसलमानों की जो मजहबी जमातें सपोर्ट करती है, वो ग्राउंड पर काम करने के बजाय ज़मीन पर काम करने की जगह मीडिया में मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ जहर अफशानी कर रही है, उनको बीजेपी का बी टीम कह रही है और जमीयत उलमा हिंद भी इसी मुहिम का हिस्सा बन गई है। जमीयत की सियासी सोच क्या है, जमीयत के अकाबरीन सियासत से कितना ताल्लुक़ रखते रहे हैं, उसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने तफसील से बता रखा है कि जमीयत उलमा हिंद के जो बानी हैं मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद, उन्होंने मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई थी। बिहार में उन्होंने 1939 में इलेक्शन फाइट किया था, 6 महीने तक उन्होंने सरकार बनाई थी। उनका मैसेज था, मिशन था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को अगर मजबूत होना है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को अगर ताकतवर बनना है तो उन्हें सियासी ताकत हासिल करनी होगी, पॉलिटिकल पावर उनको हासिल करना होगा। ये मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद की वाज़ेह सोच है, उनका अमल और किरदार है और बाद के लोगों ने उसी पर अमल किया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जमीयत उलमा हिंद से गहरा ताल्लुक़ था। जमीयत उलमा हिंद की जब बुनियाद रखी गई तो उनसे भी मशवरा लिया गया था और वो ख़ुद सियासत में थे, कांग्रेस का अहम तरीन हिस्सा थे। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिवहारवी जमीयत के अहम तरीन लीडर थे और वो एमपी रह चुके हैं, कांग्रेस में अहम तरीन रुकन के तौर पर काम करते रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनका अच्छा खासा ताल्लुक़ था। बाद के दिनों में भी जमीयत उलमा हिंद से वाबस्ता बहुत सारे लीडरान और अकाबिरीन सियासत से ताल्लुक़ रखते रहे हैं, एमपी बनते रहे हैं, एमएलए बनते रहे हैं। ख़ुद मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कई मरतबा राज्यसभा एमपी रहे और उन्होंने ही AIUDF बनाया था। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि जमीयत में रहते हुए और मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को पीर व मुर्शिद मानते हुए वो अपनी मर्ज़ी से कोई सियासी पार्टी कायम कर लेते। और जमीयत से, मदनी खानवादे से मौलाना बदरुद्दीन अजमल का पुराना ताल्लुक़ है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के वालिद का भी ताल्लुक़ था, उनके ससुर का भी जमीयत उलमा हिंद से ताल्लुक़ था। वो असम में जमीयत के ज़िम्मेदारों में शामिल थे और जमीयत उलमा हिंद की निगरानी में मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे से, गाइडेंस से ही ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का क़याम अमल में आया। लेकिन उनके जाने के बाद न तो मौलाना महमूद असद मदनी ने सपोर्ट किया, कुछ दिनों के बाद मौलाना अरशद मदनी ने भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया और अब बिल्कुल पीठ में छुड़ा घोंपने का काम हुआ है मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ। और जो शेर है जो मुमन कहा जाता है कि मुझे अपनों ने दे मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी, पानी जहाँ कम था। मौलाना बदरुद्दीन अजमल और मौलाना महमूद मदनी के करीबी ताल्लुकात थे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल मौलाना महमूद मदनी को पीर साहब का साहिबजादा मानते
यानी पीर ज़्यादा मानते हैं, उनका अदब और एहतराम करते हैं, और उन्होंने बिल्कुल चुनाव के दौरान ही इस तरह का लेटर इशू कर दिया। असम की मीडिया में हंगामा बरपा हो गया, दुनिया भर की मीडिया में खबर चल रही है। आप कमेंट्स पढ़ेंगे, मिला टाइम्स की वीडियोस पर जाकर कमेंट्स पढ़ लीजिए, पोस्ट पर जाकर कमेंट्स पढ़ लीजिए, सिंगल कमेंट नहीं मिल रहा है। जो लोग जमीयत उलमा हिंद से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे बहुत सारे जमीयत उलमा हिंद के ज़िली सुदूर का, उनके जो सूबाई सुदूर हैं उनका फ़ोन आया है, उनका मैसेज आया है, और वो कह रहे हैं कि मैं जमीयत का सदर हूँ, मैं जमीयत का रुकन हूँ, मौलाना महमूद मदनी से मेरी सारी अक़ीदतें हैं, लेकिन ठीक चुनाव से 4 दिन पहले मौलाना बदरुद्दीन अजमल को जो नोटिस भेजा गया है और इसको मीडिया में जुलाया गया है, ये मौलाना महमूद मदनी ने सही नहीं किया है। अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाना मंजूर नहीं था, पसंद नहीं था मौलाना महमूद मदनी को, तो फ़ोन पर बातचीत कर सकते थे, समझा सकते थे, कोई वजाहती बयान उनका सामने आ सकता था, या इलेक्शन के बाद उन पर बातचीत कर लेते। ऐसे भी इलेक्शन के बाद बहुत वक्त मिलेगा, क्योंकि 9 अप्रैल को असम में वोटिंग होनी है और असम के चुनाव का रिज़ल्ट आएगा तमाम रियासतों के साथ एक साथ 4 मई को। तो तकरीबन 1 महीना मौलाना बदरुद्दीन अजमल को इंतज़ार करना पड़ेगा, टेंशन में रहना पड़ेगा, जीत मिलेगी नहीं मिलेगी, वोटिंग मशीनों की हिफाजत करनी पड़ेगी, जहां ईवीएम को रखा जाएगा उसकी निगरानी करनी पड़ेगी। इस दौरान भी बातचीत कर सकते थे, उनको नोटिस इशू किया जा सकता था, लेकिन ठीक चुनाव से 4 दिन पहले मीडिया में नोटिस इशू करना यकीनन मौलाना बदरुद्दीन अजमल को नुकसान पहुँचाने वाला अमल है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय ज़रूर लिखें, मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।